लिपटकर बदन कई तिरंगे में आज भी आते हैं। यूं ही नहीं दोस्तों, हम आज़ादी मनाते हैं। एक बार एक विदेशी थॉमस बैमिंगटन मैकाले भारत घूमने आया था। 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश संसद में उसने अपने भाषण में कहा था कि भारत के जिस व्यक्ति के घर में मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ सोने के सिक्के का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने या गेहूं का ढेर किसानों के घर में रखा जाता है। भारतवासी इन सिक्कों को कभी गिन नहीं पाते, क्योंकि उन्हें गिनने की फुर्सत ही नहीं होती है, इसलिए वे तराजू में तौल कर रखते हैं। किसी के घर में 100 किलो, किसी के यहाँ 200 किलो और किसी के यहाँ 500 किलो सोना है। इस तरह भारत के घरों में सोने का भंडार भरा हुआ है। ये सच है कि हमारा देश पहले कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। कई विदेशी कंपनियां हमारे देश के साथ व्यापार करना चाहती थीं। उनमें से एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के बंदरगाह पहुंचा। वह मुगल बादशाह जहांगीर के सामने इंग्लैंड का राजदूत बनकर आया। चूंकि पुर्तगाली पहले से ही भारत में व्यापार कर रहे थे, हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के विरुद्ध भड़का दिया। पुर्तगालियों का व्यापार धीरे धीरे ठप हो गया। अंग्रेज़ों को सूरत में कारखाने बनाकर व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। उन्होंने एक के बाद एक अहमदाबाद, बरहामपुर, आगरा, बंगाल आदि में अपनी फैक्ट्रियां खोलीं। उन्होंने भारत के साथ खूब मुनाफा कमाया। कंपनी ने मसाले, कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम का व्यापार शुरू किया था। करीब 200 साल के भीतर इस कंपनी ने पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। धीरे धीरे अंग्रेज़ों के जुल्म भारतवासियों पर बढ़ते गए। वो लगान का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय किसानों और मजदूरों से बड़ी बेदर्दी से वसूलते थे। जो लोग लगान नहीं दे पाते थे उनको मारते पीटते थे। बूढ़े, बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शते थे। हमारे देश के कई महान लोगों ने अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनमें से एक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी थीं। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़े ही बेरहमी से झांसी राज्य को हड़प लिया और रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। एक बार एक अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल सन 1919 को अंग्रेज़ों के काला कानून रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक बड़ी जनसभा हो रही थी। अंग्रेज जनरल डायर को पता चला तो उसने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया। भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए। तब उसने फायरिंग शुरू करवा दी। 1000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए, 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। वहाँ के एक कुएं में 200 के करीब शव पाए गए। उसने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। अंग्रेज़ों ने बहुत से कानून हमारे भारतीयों के लिए बनवा रखे थे। एक था नमक का कानून। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। उन्हें इंग्लैंड से आने वाले नमक का कई गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। महात्मा गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाने की शपथ ली। उन्होंने नमक का कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू होकर 24 दिनों बाद नवसारी स्थित छोटे से गांव दांडी तक चली। 240 मील की यह यात्रा अहिंसात्मक व शांतिपूर्ण थी। वहां पर गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेज़ों का नमक का कानून तोड़ा। इधर सुभाष चंद्र बोस जी ने भी 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज तैयार की। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह से हमारे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत होती रही और अंग्रेज उसे क्रूरतापूर्वक कुचलते रहे। गांधी जी के जन आंदोलन से देश की जनता आज़ादी के लिए जागरूक हो गई। वहीं दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ था। उस समय तक अंग्रेज़ों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। दूसरे देशों की तो छोड़ो, वो अपने देश में ही शासन करने में असमर्थ हो गए थे। वहीं 1945 में ब्रिटिश चुनावों में
लेबर पार्टी की जीत ने आज़ादी के द्वार खोल दिए थे, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भारत जैसी दूसरी इंग्लिश कॉलोनियों को भी आज़ादी देने की बात कही थी। शुरू में भारत को जून 1948 में आज़ादी देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले ही रस्साकशी चल रही थी। जिन्ना ने अलग देश पाकिस्तान बनाने की मांग रख दी थी। इससे भारत के कई क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम झगड़े शुरू हो गए थे। इससे पहले हालात और बिगड़ते आज़ादी 1948 की जगह 1947 को देना तय किया गया। फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय चुना गया, जिन पर भारत को व्यवस्थित तरीके से स्वतंत्रता दिलाने का जिम्मा सौंपा गया। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को शुभ दिन मानते थे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में 15 अगस्त 1945 को जापानी हिटलर आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन एलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। हमारे देश के ज्योतिषों में खलबली मच गई। उनके अनुसार 15 अगस्त अशुभ और अमंगल तारीख थी, मगर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को लेकर अडिग थे। इस पर ज्योतिषियों ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय दिया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन 12 बजे शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 12 बजे के बाद सूर्योदय का समय होता है। ज्योतिषियों ने नेहरू जी से ये भी कहा कि उन्हें अपनी आज़ादी का भाषण अभिजीत मुहूर्त में रात 11:51 से सुबह 12:39 के बीच में ही देना होगा, जिसके बाद शंखनाद किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, लहराएगा अब तिरंगा सारे आसमां पर, भारत का नाम होगा सबकी ज़ुबान पर। लेंगे उसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पर, कोई जो उठाएगा आँख हिंदुस्तान पर। जय हिंद।